Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. तो बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी एंगुलर मोशन है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी एंगुलर मोशन अपने अंदर रखता है, ये उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम होगा। जिस तरह से बच्चों हमने लीनियर मोमेंटम में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लीनियर मोशन अपने अंदर रखता है, यानी कितनी वो लीनियरली मूव कर रहा है, ये उसका लीनियर मोमेंटम है। और एंगुलर मोशन की जब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में जब हम देखेंगे तो तब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा। और एंगुलर मोशन परफॉर्म करने का मतलब है कि अब उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का ये मतलब है कि किसी भी सिस्टम का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है ना, वो सेम रहेगा, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि बच्चों जब तक हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना करें तब तक सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। और ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी भी सिस्टम के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक एक्सटर्नल टॉर्क ना लगे, ये उसकी कंडीशन है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी सेम रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब होता है कि सेम रहना, यानी जैसा उसके पास पहले था वैसे ही रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई कर देते। अब बच्चों जब हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे थे तो वहां पर हम फोर्स का लफ्ज यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां पे फोर्स अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है और मोमेंटम आता है उसके पास। लेकिन जब हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे होंगे तो वहां पर वो जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी, अप्लाई वहां पे भी हम फोर्स ही कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो फोर्स जाके उस ऑब्जेक्ट के अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, वो इस तरह से लगाएं कि वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लग जाए या फिर वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग जाए। तो ये क्या है, ये एक टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का, और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क कहते हैं। ये आप लोगों ने 9th क्लास में टॉर्क की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इसकी स्टेटमेंट भी इसी तरह से है जैसे मैंने आपको बताया, इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बगैर ये लॉ वैलिड नहीं है। ये कंडीशन जब होगी तब ये लॉ वैलिड होता है, तब कंजर्व रहता है एंगुलर मोमेंटम। सो इन द अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सेम रहता है। सही है, मतलब कंजर्व रहने का मतलब है सेम रहना। मैं आपको रिपीट कर दूं कि सेम इस तरह से कि यानी बच्चे अक्सर समझते हैं कि कंजर्व रहने का मतलब है कि जीरो है, यानी पहले भी जीरो था बाद में भी जीरो। जीरो नहीं है, कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं अगर उसकी वैल्यू एंगुलर मोमेंटम की 2 थी तो बाद में भी वो 2 रहेगी, जब तक कि क्या है कि उसके ऊपर बाहर से हम कोई फोर्स ना लगा दें। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि डेल एल ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो। अब डेल एल बच्चों क्या है, यहाँ पर डेल्टा एल जो है, ये डेल्टा जो होता है ना सिंबल, ये जो ट्राइंगल की तरह है, ये चेंज को शो करता है। जैसे हमने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ हम कहते थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। फिर जब हम उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन या मैथमेटिकल फार्मूला लिखते थे वेलोसिटी का, तो हम किस तरह से लिखते थे कि v इज इक्वल टू डेल डी या डेल एस ओवर डेल टी। ये जो ट्राइंगुलर फॉर्म की शेप है जिसको हम डेल पढ़ते हैं, ये क्या है, ये चेंज का सिंबल है। तो यहाँ पर देखें अगर आप गौर से, चेंज इन, यानी आप इसको पढ़ सकते हैं ना, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किस हिसाब से हम ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारा एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है वो क्या है, जीरो है। और क्यों जीरो है, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये वही चीज है, अगर आप इसे समझ के देखेंगे तो मैथमेटिकल फॉर्म में भी वही बात है जो यहाँ पर थ्योरी में स्टेटमेंट में लिखी गई है। सो यहाँ पर क्या हो गया कि डेल एल ओवर डेल टी इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कि टॉर्क अगर यहाँ पर आएगा, टॉर्क जीरो है, तब क्या होगा, हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी। सो देयरफॉर क्या हो गया, डेल एल इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों देखो, अगर आप इसको डेल टी को उठाकर इस साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, डेल एल इज इक्वल टू जीरो। और डेल एल क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है। तो चेंज का क्या मतलब है कि चेंज को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना खोल के, कि फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। जैसे हम अगर वेलोसिटी की बात करते थे तो वेलोसिटी में हम क्या करते थे, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका चेंज भी ओपन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। अब अगर आप इस टर्म को उठा के इस साइड पे ले जाएं, इक्वेशन की साइड पे ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, एल एफ इज इक्वल टू एल आई, यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल है। और यही हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास टॉर्क जीरो होगा, यहाँ पे टॉर्क जीरो है, ये आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का, तो ये वो वाली इक्वेशन है।
तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर जहां पर टॉर्क है वहां पर क्या आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी इस इक्वेशन के अंदर टॉर्क 0 है जब हम टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे, और तब क्या हो जाता है, हमारा फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सेम रहेंगे, और यही हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब अगर हम इसे मजीद आगे खोल के लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसा कि हमें पता है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये हमने जब एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था ना तो उसमें हमने ये कुछ फार्मूले पढ़े थे कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा को जब हम पुट करेंगे तो एल एफ इज इक्वल टू एल आई की जगह आ जाएगा आई एफ, और ओमेगा एफ इज इक्वल टू आई आई और ओमेगा, यानी कि हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है उसकी जगह इनिशियल वाला आई और ओमेगा आ जाएगा, और जहां पर फाइनल है वहां पे फाइनल पुट कर देंगे। तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ये इक्वेशन हमें बता रही है, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस द एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। वो किस तरह से डिक्रीज हो जाएगी, देखिए आप लेट्स सपोज करें, आप किसी भी चीज़ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, उसको एंगुलर वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि हम यहाँ पर कह के आए हैं कि ये दोनों इक्वल हैं और हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है या कंजर्व है। अब इस चीज़ को आप इस तरह से समझें कि अगर दो चीज़ों का आपस में प्रोडक्ट हो रहा है और जो टोटल है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, कि हमें पहले से ही पता है, यहाँ से हमें पता है स्टेटमेंट से ही, तो उसके लिए क्या होता है कि वो चीज़ें दोनों प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से कंजर्व रहती हैं कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी उतनी ही कम हो जाती है जितनी पहली चीज़ बढ़ी है। जैसे लेट्स सपोज अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 3 2 6 है, तो बाद में अगर ये 2 बन जाता है यानी कि एक पॉइंट कम हो जाता है, 3 से इनर्शिया 2 पे आ जाता है, तो वेलोसिटी क्या करेगी, 2 से 3 पे चली जाएगी ताकि 3 2 भी 6 रहे और 2 3 भी 6 रहे। यानी पहले जो थी कंडीशन बाद में क्या हो जाती है, वो इस तरह से ऊपर नीचे होती है कि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके जो टोटल और फाइनल रिजल्ट होता है वो कंजर्व रहता है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जब आप उनको देखेंगे तो आई होप आपको समझ आ जाएगा। तो पहली एग्जाम्पल है हमारे पास स्पिनिंग आइस स्केटर। आपको पता है बच्चों, अक्सर आपने टीवी शोज वगैरह में देखा होगा, जो आइस स्केटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर एक पूरा उनके पास बर्फ़ की सरफेस बनी होती है, उसके ऊपर स्केटिंग कर रहे होते हैं, और वो स्केटिंग कुछ इस तरह से कर रहे होते हैं कि कभी वो अपने आर्म्स को, हैंड्स को खोल लेते हैं और खोल के स्पिन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, कभी वो उनको कंट्रैक्ट कर लेते हैं और स्पिन कर रहे होते हैं। तो आपने अगर गौर से ऑब्जर्व किया हो तो उनकी जो स्पीड है उसमें फ़र्क पड़ता है, यानी जब वो अपने आर्म्स खोलते हैं तो उनकी स्पीड कुछ और होती है, और जब बंद कर लेते हैं तो उनकी स्पीड जो है वो कुछ और होती है। तो बच्चों असल में इसके पीछे फिजिक्स ये है कि जब वो अपने आर्म्स खोलते हैं ना तो तब क्या होता है कि उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने क्या फार्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई किस पे डिपेंड कर रहा है, मैस पे और रेडियस पे, यानी कि अगर किसी चीज़ का इनर्शिया बढ़ रहा है तो दो ही तरीके से बढ़ सकता है, या तो उस चीज़ का मैस बढ़ रहा हो या रेडियस बढ़ रहा हो। अब जब वो अपने आर्म्स को एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो ये होता है कि उनका जो रेडियस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि मैस तो नहीं बढ़ रहा ना। अब एक इंसान का मैस तो नहीं बढ़ सकता ना, वो क्या कर सकता है, अपना रेडियस ही बढ़ा सकता है। अगर वो अपने बाजू या हाथ पूरे खोले तो तब क्या होता है, उसका रेडियस बढ़ जाएगा, और जब किसी इंसान का रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका इनर्शिया बढ़ जाएगा, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब उसका इनर्शिया बढ़ेगा तो अभी हमने पढ़ा कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी क्या करती है, अपने आप को कम कर लेती है, ताकि जो टोटल है ना वो कंजर्व रहे। टोटल क्या है हमारे पास, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, किसके इक्वल है, एल के इक्वल। यानी कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इनर्शिया और जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो इस तरह से ऊपर नीचे होती हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होता है कि वो स्केटर जब अपने आर्म्स खोलते हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, तो उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी स्पिनिंग वेलोसिटी है, जो वो घूम रहे होते हैं या रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, उसकी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपने आर्म्स को कंट्रैक्ट करते हैं, अपना रेडियस कम करते हैं, जैसे रेडियस कम होता है इनर्शिया कम होता है, और जब इनर्शिया कम होता है तो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है, और तब वो ज़्यादा स्पीडली स्पिन कर रहे होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। When an ice skater extends his arm, movement of inertia increases। क्यों इंक्रीज होता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेज। और ये क्यों डिक्रीज होती है, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि इनका प्रोडक्ट जो है वो एंगुलर मोमेंटम के बराबर है, और एंगुलर मोमेंटम क्या है, हमेशा कंजर्व रहता है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि व्हेन ही पुल्स हिज आर्म क्लोज टू हिज बॉडी, जब वो अपने आर्म क्लोज कर लेता है तो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीजेस। और दिस चेंज हैपन्स बिकॉज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये हमारे पास वही आ गया कि उनके इनिशियल प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट इक्वल होंगे। और हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और इसी तरह से एम आर स्क्वायर यहाँ पर आई की जगह पुट करके हम इनको दोबारा इक्वल लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि एज आर एफ लेस देन आर आई, रेडियस आर एफ यानी कि फाइनल रेडियस लेस देन है आर आई से। फाइनल रेडियस कौन सा है? जब वो अपने आर्म्स को कंट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो क्या है, वो लेस देन है आर आई से इनिशियल रेडियस है, क्योंकि वो कंट्रैक्ट कर लेते हैं तो फाइनल वाला रेडियस कम हो गया है। जब वो कम है एंड एम एफ इज इक्वल टू एम आई, मैसेज दोनों के इक्वल हैं, देयरफॉर द रोटेशनल स्पीड विल इंक्रीज, तो तब क्या होता है कि रोटेशनल स्पीड को मजबूरन इंक्रीज होना पड़ता है टू कंपनसेट फॉर द डिक्रीज इन एंगुलर रोटेशनल इनर्शिया। यानी कि जब आर एफ कम हुआ, बाद में जब आर्म्स उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट किए तो उनका जो फाइनल रेडियस है वो कम हुआ, उनके कम होने की वजह से क्या होता है, इनर्शिया कम होता है। और जब वो इनर्शिया कम होता है तो मैस तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एंगुलर वेलोसिटी को ऑटोमेटिकली बढ़ना पड़ता है ताकि वो एंगुलर मोमेंटम जो है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, वो कंजर्व रहे। दूसरी एग्जांपल है बच्चों हमारे पास डाइवर्स एंड जिम्नास्ट। तो ये जो डाइवर्स होते हैं ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपनी डाइविंग के दौरान। अब वो किस तरह से एंगुलर मोमेंटम को यूटिलाइज करते हैं? अ डाइवर रोटेट्स अबाउट हिज सेंटर ऑफ मैस, वो अपने सेंटर ऑफ मैस के अराउंड रोटेट करते हैं व्हाइल फॉलिंग बाय चेंजिंग हिज बॉडी पोजीशन, अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करते हुए, टकिंग और स्प्रेडिंग आर्म्स, यानी कि वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और स्प्रेड कर रहे होते हैं। मतलब पूरी ड्यूरिंग द होल मोशन क्या कहते हैं, कभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कभी वो क्या कर लेते हैं, स्प्रेड आर्म, यानी कभी वो अपनी बॉडी को खोल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। यानी जहाँ पे उन्हें चाहिए होती है स्पीड ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं कि ज़्यादा स्पीड के लिए अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ताकि रेडियस कम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो, तो फिर उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, टू कंजर्व होल द कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टक्ड पोजीशन रिड्यूस्ड मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एंड इंक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी। अब टक्ड पोजीशन में यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जब वो होते हैं, अपने आप को सुकेड़े हुए होते हैं, तो क्या होता है, रिड्यूस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो पोजीशन उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर देती है, एंड इंक्रीजेस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे मैंने पहले बताया। एंड एक्सटेंडेड पोजीशन इंक्रीजेस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रिड्यूसेस एंगुलर वेलोसिटी। तो थर्ड एग्जांपल हमारे पास है जायरोस्कोप। अच्छा, ये जो जायरोस्कोप है ये एक इंस्ट्रूमेंट है या एक डिवाइस है जो कि क्या करती है, अपनी ओरिएंटेशन को हमेशा मेंटेन रखती है ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। यानी कि इसकी जो ओरिएंटेशन होती है ना, जैसे इसको स्टार्टिंग में बनाया गया होता है, वो अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखती है, और अगर कभी भी हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये इस तरह से रोटेट होती है कि दोबारा अपनी ओरिएंटेशन, वही ओरिएंटेशन का मतलब होता है इसकी जगह जहाँ पर इसके जो एक्सल वगैरह व्हील जहाँ पर पहले से प्लेस्ड है वो वहीं पे ही रहते हैं, चाहे हम इसको जितना भी इधर उधर घुमा लें, इसकी पोजीशन चेंज कर लें। और ये किसकी वजह से होता है, ये भी एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। अब इसकी वर्किंग में या ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। मजीद अगर आप इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसकी वर्किंग वगैरह, तो वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने जो पॉइंट लिखे हैं वो मैं रीड कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज जायरोस्कोप मेंटेन इट्स ओरिएंटेशन ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। तो क्या करता है, सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है इसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम यूटिलाइज हो रहा है, और किस चीज़ में हो रहा है कि वो अपनी ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए एंगुलर मोमेंटम को यूटिलाइज करता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्पिनिंग व्हील माउंटेड ऑन अ फ्रेम। तो इसके पास क्या होता है, एक स्पिनिंग व्हील होता है, घूमने वाला व्हील होता है, जैसे व्हील पहिया आपने देखा हुआ होगा, तो उस तरह का एक व्हील होता है, और माउंटेड ऑन अ फ्रेम यानी एक फ्रेम के अंदर कवर्ड होता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड। जब हम इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करते हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर चेंजेस द डायरेक्शन। तो एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, यानी इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लेता है टॉर्क से, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद है द जायरोस्कोप रेजिस्ट चेंज इन इट्स ओरिएंटेशन बिकॉज ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से जब एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के अपोजिट हो जाता है, इस तरह से वो हमेशा अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन रखता है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, आपके पास ये जायरोस्कोप शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है, ये भी हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जो कि एक हमारे पास कवर के अंदर माउंटेड है, या फ्रेम आप कह सकते हैं। ये स्पिनिंग एक्सल है, इसे हम रोटर बोलते हैं। ये इसकी गिम्बल है, और उसके बाद ये जायरोस्कोप का फ्रेम है जिसके अंदर ये फ्रेम कवर्ड है, और ये इसकी बेस है। इसके बाद यहाँ पर आप डाइवर की एग्जांपल जैसे मैंने आपको दी, तो ये देख सकते हैं डाइवर की पहले जो पोजीशन है वो एक्सटेंडेड है। एक्सटेंडिंग पोजीशन का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा होगा और इसकी स्पीड कम होगी। फिर यहाँ पे दरमियान में जब वो अपनी पोजीशन सुकेड़ लेता है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। बाद में क्योंकि उसे अब यहाँ पर स्टॉप होना है, रुकना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, ये जितनी भी गहराई में जाना है उस हिसाब से वो अपनी पोजीशन सेट करता रहता है। और थर्ड एग्जांपल जो मैंने आपको दी वो थी आइस स्केटर की। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आइस स्केटर हैं किस तरह से वो स्पिन करते हैं, और उनकी वेलोसिटी और इनर्शिया जो है वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।